हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को। और हाँ, वीडियो डिटेल रिव्यू का है, जिसके पहले के क्विक रिव्यू में मैंने आपको यही बताया था कि फिल्म आपको थिएटर में जाकर देखनी भी चाहिए या नहीं। और नो डाउट फिल्म पर जितने पैसे खर्च किए गए हैं, फिल्म उसकी एक एक पाई वसूल करती है, ऐसा हमें स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से नजर भी आता है। बाकी जो आप पैसे लगाओगे इस फिल्म को देखने के लिए, वो इतने भारी बजट के साथ तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात ऑनेस्टी की आती है तो उस पर भी बात करना बनता है। लेकिन इंट्रो के बाद जिसके पहले आते हैं फिल्म की कहानी पर, जो कहानी हमें गहरी दोस्ती के साथ साथ फिल्म के दोनों ही कैरेक्टर्स के मकसद को भी समझाती है, जिनमें से कुमारम भीम यानी के एनटीआर का काम उनके गांव की बच्ची को लाने का है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक को पार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ रामचरण तेजा के कैरेक्टर पर आ जाए, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू पर, तो उन्हें यहाँ पर मिशन कुमारम भीम को रोकने का दिया जाता है, जिसे करने में वो कितने सक्सेस होते हैं और इसके अलावा उनका ऐसा कौन सा मकसद है जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए आ गए हैं। अगेन उन सभी बातों पर से तो पर्दा फिल्म देखकर ही उठेगा, जिस फिल्म को आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को 3D में देखिए, क्योंकि फिल्म का 3D बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हाँ, फिल्म की हिंदी डबिंग भी, जिसमें एनटीआर ने 4 चांद लगाए हैं अपनी कमाल की हिंदी डब वॉइस को देकर। लेकिन बात करें रामचरण तेजा के कैरेक्टर की, तो यहाँ पर उनकी डबिंग उन्हीं की आवाज में थोड़ी वीक है, जिसके एक्सेंट पर पकड़ अब भी उनकी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हुई है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस फिल्म में अंग्रेजों को इंग्लिश में ही बुलवाया गया है, जो बात बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बाकी उनकी बातचीत को ऊपर ऊपर से नरेट कर नरेटर समझाने का काम भी करता है, जो कई लोगों को अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ आती, जिसकी संख्या हमारे इंडिया में हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। बाकी फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, जिसके लिए अब आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो पहले बात कर लेते हैं फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, जिनमें हाँ, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखने की ही करूंगा, क्योंकि ऐसी फिल्में कई सालों में एक बार बनती है जिस पर पैसे दिल खोलकर उड़ाए गए हैं, ताकि फिल्म में किसी भी तरीके की कमी ना रहे और ऑडियंस इस फिल्म को देखकर बहुत ही ज्यादा एंटरटेन रहे। और वो चीज इस बार भी एसएस राजामौली की तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से डिलीवर की गई है। लेकिन अगर कंपेरिजन की बात आई उनकी इसकी पहले की फिल्म बाहुबली की सीरीज से, तो यहाँ पर यह फिल्म उस मामले में फीकी पड़ेगी, बट कंटेंट अलग है, पर एसएस राजामौली के उस जादू के साथ नहीं जैसी आपने उम्मीद लगा कर रखी होगी, क्योंकि वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर उनसे चूक तो हुई है, जिस पर मैं इसकी डिसअपॉइंटमेंट में ही बात करूंगा, क्योंकि बात चल रही है पॉजिटिव पॉइंट की, जिसमें इस 3 घंटे की फिल्म का पूरा बैलेंस बनाने का क्रेडिट फिल्म के कमाल के बीजीएम को जाता है। और फिर से कहूंगा एनटीआर की परफॉर्मेंस पर, जिन्होंने इस पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाल कर रखा था। लेकिन उनसे ये अपॉर्चुनिटी रामचरण फिल्म के सेकेंड हाफ में आकर पूरी तरीके से छीन लेते हैं, खास करके फिल्म के एंड होने से पहले, जिस वजह से आपको फिल्म में एंड के बाद उन्हीं की परफॉर्मेंस याद रह जाएगी। और थिएटर के बाहर भी आप नाम एनटीआर से ज्यादा उनका लोगे, ये बात तो तय है। और रही बात आलिया भट्ट के कैरेक्टर की, तो उनके पास इस फिल्म में ज्यादा कुछ करने को था नहीं, इसलिए वो बस स्क्रीन पर आती है, अपनी छोटी सी परफॉर्मेंस देकर हमें बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट करते हुए चली जाती है। और ऐसे ही छोटे कैमियो में हम श्रेया, ओलिविया मॉरिस और मकरंद देशपांडे जैसे एक्टर को देखते हैं, जिन्हें फिल्म में तो लिया गया था, लेकिन करने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं था। और बात रही अजय देवगन के कैरेक्टर की, तो उन्हें फिल्म में एक पास्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी के साथ जोड़ा गया है, जो पहले तो इस फिल्म का हिस्सा नहीं लगती है, लेकिन बाद में हमें उसकी आदत हो जाती है, जिस कारण से उनका रोल भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहता है। उसके बाद फिल्म के वीएफएक्स की बात करें, तो एनिमल के वीएफएक्स में यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, बट इंडियन फिल्म है इसलिए उसे इग्नोर किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म के एक्शन कमाल के हैं, जिसे देखते वक्त आपको आपके दिमाग की बत्ती पूरी तरीके से बंद रखनी है, वरना वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में क्वेश्चन के कई सारे मार्क्स को लाकर खड़ी कर देगी। जिनसे हटकर अब आ जाए फिल्म की एडिटिंग पर, तो एडिटर साहब का काम यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है, जिस कारण से ये फिल्म काफी धीमी गति से आगे बढ़ते हुए सेकेंड हाफ में फिर से अपने ट्रैक पर आ जाती है। बाकी फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है, वैसा ही कमाल फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, फोटो, कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइनिंग में भी है, जिनमें से फिल्म के बीजीएम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और बात रही फिल्म के गानों की, तो वो फिल्म में जोश बढ़ाने के लिए डाले गए हैं, खास करके नाचो नाचो, जिसे देखकर आप भी थिएटर में नाचना शुरू कर दोगे। और इन्हीं सारी की सारी चीजों को देखते वक्त ये बात तो पता चलती ही है कि फिल्म पर बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा मेहनत की गई है। और यही सारी की सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर भी आएगी, और कई सारे लोगों का रिव्यू भी, जिनमें से ज्यादातर तो क्रिटिक से लेकर यूट्यूबर तक इस फिल्म को बिल्कुल भी बुरा नहीं कहेंगे।
क्योंकि उन सभी में इतनी हिम्मत ही नहीं जिसके बदले में उनके कमेंट में गालियां और कई सारे फॉलोअर्स उन्हें अनफॉलो कर देंगे। लेकिन ऑनेस्टी नाम की चीज भी है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ इसकी डिसअपॉइंटमेंट में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि इस फिल्म की कहानी जो हमें प्रेजेंट की गई है वो भले से ही असली कैरेक्टर पर क्यों ना बेस की गई हो, लेकिन इस फिल्म की कहानी का उनकी रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि फिल्म की कहानी का वैसा कोई भी सर पैर नहीं है जिसमें आप बैठकर अपना दिमाग लगाओ। और अगर मैं काफी ऑनेस्टली कहूँ तो फिल्म में कहानी ही नहीं है जो बिना मतलब के आपको फर्स्ट हाफ में बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए दिखाई गई है। यानी कि एक्टर्स की एंट्री और फिल्म के टाइटल को दिखाने में अच्छा खासा टाइम लिया गया ताकि सेकेंड हाफ में आकर फिल्म की स्टोरी और अच्छे खासे बजट को बहुत ही अच्छा खासा जस्टिस दिया जाए, जिस कारण से फिल्म का फर्स्ट हाफ हमें बीच बीच में काफी ज्यादा बोर करता है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर एस.एस. राजामौली की तरफ से इस बार वो जादू नहीं क्रिएट हुआ है जिसकी मैंने पर्सनली बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगा कर रखी थी। और अगर वो इसी तरीके के कंटेंट को चुनकर बस उनमें खूब सारा पैसा VFX पर ही खर्च करेगी तो फिर सॉरी टू से ये फॉर्मूला पर्सनली उनका मेरी नजर में तो फेल होता चला जाएगा। क्योंकि जहाँ आपके पास VFX नाम की काफी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसे ही यूज करते हुए कहानी में भी बैलेंस या फिर कहो काफी ज्यादा इंटरेस्ट जगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिल्म सोललेस हो जाती है, जिसके बाद लोग थिएटर में बैठकर अपने दिमाग की बत्तियों को ऑन करते हैं और कई सारी चीजों को देखकर जब उन्हें दौड़ाना शुरू करते हैं तो वहीं पर ये फिल्म अपने ट्रैक से उतरना भी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर किसी कैरेक्टर का पैर टूटा है तो वो अगले ही वक्त ठीक कैसे हो जाता है। एक कैरेक्टर के गांव पर हमला बिना किसी बातों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, एंड में ज्यादा कुछ ना दिखाकर सिर्फ VFX की मदद से एक्सप्लोसिव दिखाने की कोशिश, जल्दी से फिल्म खत्म करने की ही डिटेल्स हमारे सामने रखती है और कैरेक्टर्स की बेमतलब की फ्रेंडशिप किसी भी तरीके का इमोशनल एंगल्स बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पाती, जिन कंप्लेंट से ये फिल्म बहुत ही ज्यादा भरी पड़ी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर उन चीजों को इग्नोर किया जाए तो ये फिल्म 3D में एक क्या 2 बार बैठकर देखने जैसी है, जिसमें 2 फ्रीडम फाइटर इस दुनिया के सुपर हीरो है। क्योंकि डायरेक्टर उन्हें इसी तरीके से दिखाकर प्रेजेंट करना चाहते थे, क्योंकि अगेन उन्हें फिल्म में भारी VFX जो डालना था। और एस.एस. राजामौली को भी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि उन्हें मास ऑडियंस को किस तरीके की अपीलिंग फिल्म देनी है ताकि फिल्म देखने के बाद उनकी तरफ से कोई भी कंप्लेंट निकल कर ना आए। और इस फिल्म का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके से काम करने वाला है, जिस कारण से आपको इस फिल्म के कहीं पर भी नेगेटिव रिव्यू बिल्कुल भी कहीं सुनने नहीं मिलेंगे, जिसकी डिटेल भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसलिए अब उससे हटकर सीधे आते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की तो फिल्म के एक्शन और विजुअल पर ही पैसे अच्छे खासे खर्च हुए हैं, जिस कारण से इस फिल्म के एक्शन के लिए तो 5 में से 4 स्टार तो बनते ही है। बाकी बात रही फिल्म के सस्पेंस की, तो उसकी मैंने इस फिल्म से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी। लेकिन फिल्म का फर्स्ट हाफ ऐसे मोमेंट से भरा पड़ा है जिस कारण से ये रेटिंग कॉमेडी की इस कैटेगरी में आधे स्टार तो डिजर्व करेगी ही। बाकी अब आ जाए फिल्म के ड्रामा पर, तो जैसे कि मैंने कहा, फिल्म की कहानी में असल में कहानी है ही नहीं, जो बिना किसी सर पैर के वो भी काफी अच्छे बजट में बनाई गई है, जिस वजह से इस फिल्म की ड्रामा के लिए 5 में से सिर्फ 2 स्टार की ही रेटिंग रहेगी। बाकी सस्पेंस की बात करें तो फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स मेरे लिए तो पर्सनली उतने भी ज्यादा सस्पेंस भरे नहीं थे, जिस कारण से मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में भी कॉमेडी की तरह 5 में से आधे स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी अब बात करें फिल्म के सिर्फ और सिर्फ थ्रिल की, तो एक्शन के लेवल के हिसाब से इस कैटेगरी में ये फिल्म 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करती है। बाकी अब बात करें मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की तरफ से तो इस फिल्म को प्यार मिल ही रहा है, जिस कारण से उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग सीधे सीधे A+ की बनती है। और क्रिटिक्स का भी हाल कुछ इसी तरीके का है, यानी कि उनकी नजर में भी इस फिल्म की रेटिंग A+ की तो नहीं लेकिन A की कैटेगरी की बनेगी। जिससे हटकर अब बात करें मेरी, तो मैं इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ इसके विजुअल के ही हिसाब से B+ की कैटेगरी में रखूंगा और आपसे यही कहूंगा कि फिल्म के विजुअल को देखने के लिए वो भी सिर्फ और सिर्फ 3D में एक बार थिएटर में जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। बस दिमाग की बत्ती बंद कर दीजिएगा, वरना फर्स्ट हाफ में ही वो चीज एक्टिवेट हो जाएगी। जिन सभी की डिटेल्स के बारे में आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।